हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिका मोटिवेट्स। तो साल खत्म होने के साथ साथ जो बचे हुए करंट है, आई वांट टू कवर ऑल दैट, ताकि इस साल का कंटेंट हम इसी साल खत्म करें। नेक्स्ट ईयर से नए नए कंटेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ, जो कि जुड़ा है डार्क कॉमेट से। हाल ही में क्या हुआ है, नासा के साइंटिस्ट ने क्लोजली स्टडी की है न्यू क्लास ऑफ celestial बॉडीज की। celestial बॉडीज या celestial ऑब्जेक्ट्स की, जिसे नाम दिया है नासा ने डार्क कॉमेट का। ठीक है। सबसे पहले कब इसे ढूंढा गया था, तो सबसे पहले 2016 में ये इंडिकेशन न्यूज में आया था। दो टाइप के डार्क कॉमेट्स होते हैं। एक होता है आउटर डार्क कॉमेट्स, एक होते हैं इनर डार्क कॉमेट्स। ठीक है। अगर आप साइज में देखो तो ये काफी ज्यादा स्मॉल होते हैं, फ्यू मीटर्स के अराउंड होते हैं, और फ्यू मीटर्स वाइड होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, साइज में काफी ये स्मॉल होते हैं। काफी लेस इनका सरफेस एरिया होता है, जिसकी वजह से आपको कुछ इसका टेल लाइक स्ट्रक्चर भी देखने मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये लाइट्स और डस्ट को स्केप करते हैं, राइट। तो यही कॉमेट जिसकी स्टडी नासा के साइंटिस्ट ने की है, इस वजह से ये थोड़ा सा अभी न्यूज में आया था। सो आप इसे जान लो। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज जो रिलेटेड है वो है विरासत से जुड़ा हुआ। तो आखिर ये विरासत है क्या? ये एक एनुअल फेस्ट है। एनुअल फेस्ट है जिसका थर्ड एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। कब से कब तक इसे आयोजित किया गया था? 15 से लेकर के 28 ऑफ दिसंबर तक इसे आयोजित किया गया था। वो भी कहाँ पर? हाट। हाट यानी कि ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, राइट। ये एक एनुअल फेस्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने रिच हेरिटेज को प्रमोट करने का काम करते हैं, राइट। इसमें जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, मतलब हाथ से बनी हुई साड़ीज होती हैं, उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि हमारे वेरियस और डिफरेंट वैरायटी ऑफ कल्चर को दिखाते हैं। इसे ऑर्गेनाइज किया है नेशनल नेशनल हैंडलूम हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। ठीक है, शॉर्टकट में इसको हम लिखते हैं NHDC। इसने इसे ऑर्गेनाइज किया है। ये किसके अंडर में आता है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, राइट। कौन कौन से यहाँ पर प्रोडक्ट हैं साड़ी वाले जो यहाँ पर दिखाए गए हैं? तो कुछ फेमस हैं, लाइक पैठानी, कोटपट, बनारसी। आपने कांचीपुरम का नाम सुना होगा, कांचीपुरम वाली साड़ीज, पोचमपल्ली साड़ीज, कोटा डोरिया। तो इन सब टाइप की वेरिएशन ऑफ साड़ीज को यहाँ पर दिखाया गया, रिप्रेजेंट किया गया। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से लोग यहाँ पर आए, जिन्होंने अपना यहाँ पर स्टॉल लगाया और उसे सेल किया। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, विरासत यानी कि हमारे कल्चरल हेरिटेज के बारे में बात की जा रही है, राइट। तो आपको क्या याद रखना है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसे ऑर्गेनाइज किया 15th ऑफ दिसंबर से लेके 28th ऑफ दिसंबर तक। कहां पर? हाट, न्यू दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट, एक बर्ड सेंचुरी जो कि बोरदोई बम बिलमुख बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। आखिर यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पर 72% का डिक्लाइनेशन देखा गया है बर्ड की स्पीशीज में। अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बर्ड्स यहाँ पर डिक्लाइन हुए हैं, इस वजह से ये न्यूज में आया। तो सबसे पहली बात, वी शुड नो कि ये बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है। ये लोकेटेड है आसाम में। 27 सालों के बाद इतना ज्यादा मेजर डिक्लिनेशन यहाँ पर देखा गया है। आसाम के भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है लखीमपुर, राइट। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये यूपी वाला डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। एरिया कितना है इसका? एरिया है लगभग 11.25 स्क्वायर किलोमीटर का। और ऑल्टीट्यूड कितना है? ऑल्टीट्यूड है 90 से लेके 95 मीटर तक का।
इसे कब डिक्लेयर किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो 1996 में असम की गवर्नमेंट ने इसे डिक्लेयर किया था एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसी के पास से करीबन 7 किलोमीटर की दूरी से एक नदी फ्लो करती है जिस नदी का नाम है सुबनसिरी नदी। राइट। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? तो यहाँ का क्लाइमेट है मॉइस्ट ट्रॉपिकल टाइप। ट्रॉपिकल टाइप रेनफॉल की बात करते हैं तो 2000 mm बारिश यहाँ पर होती है। मेजरली इस बर्ड सेंचुरी को इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर काफी सारी माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज आती हैं विंटर्स के टाइम पे। अगर आप नाम की बात करो तो बिल्ड स्पॉट बिल्ड पेलिकन जो कि एक माइग्रेटरी बर्ड है, ये इसका घर है। राइट। ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज है, हर जगह नहीं पाई जाती और बहुत ज्यादा इसकी पोचिंग की जाती है। इस वजह से इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, बट ये इस वाली बर्ड सेंचुरी में आती है माइग्रेट होकर के। राइट। यहाँ पर एवियन की स्पीशीज भी 1997 में 167 एवियन स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती थी, लेकिन अब यानी कि 2024 में ये 72% इनमें डिक्लिनेशन देखा गया है। इनकी बर्ड काउंटिंग की गई थी जिसमें ये पाया गया कि यहाँ पे बर्ड्स का जो नंबर है ना वो डिक्रीज हो रहा है। तो आप सोच सकते हो कि हमें ऑलरेडी क्लाइमेट को कितना ज्यादा कंजर्व करना है, अच्छी चीजें करनी है ताकि हम क्लाइमेट को पल्यूट ना करें। पर यहाँ पे पोचिंग वगैरह की वजह से इस बर्ड सेंचुरी में बर्ड्स की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। इसलिए ये न्यूज में आया तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, क्योंकि नाम थोड़ा सा वैसा साउथ वाला लग रहा है ना, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये साउथ का कोई बर्ड सेंचुरी है। ये बर्ड सेंचुरी है आसाम का। आसाम की कैपिटल वेरी इजी, दिसपुर। एट प्रेजेंट यहाँ के सीएम कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा जी। ठीक है। ओके। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू देनाली फॉल्ट। सबसे पहले इस फॉल्ट की लोकेशन कहाँ है? तो इसकी लोकेशन है, ये लोकेटेड है सदर्न अलास्का में। अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है, ये अलास्का के भी साउथ वाले सेक्शन में देनाली नाम का एक माउंटेन है, वहां पे एक फॉल्ट जनरेट है। ठीक है। हुआ क्या कि अगर एंशियंट टाइम में देखा जाए यानी कि करीबन मिलियंस ऑफ ईयर पहले ये जिस लोकेशन पर प्रेजेंट था, अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो ये वहां से 483 किलोमीटर खिसक चुका है। क्यों खिसक चुका है? एज वी ऑल नो कि अर्थ क्रस्ट के नीचे हमेशा टेक्टोनिक मोमेंट्स हुआ करते हैं, जो प्लेटें हैं वो आपस में टकराती रहती हैं जिसकी वजह से टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है। इसी टेक्टोनिक एक्टिविटी के चलते ये जो देनाली फॉल्ट है, जो कि पहले कहीं और हुआ करता था, वहां से 483 किलोमीटर खिसक चुका है। यानी कि ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये एट प्रेजेंट सदर्न अलास्का में पहुंच चुका है। ठीक है। सो यू शुड नो कि ये फॉल्ट की लोकेशन कहाँ पर है। सदर्न अलास्का में, अलास्का विच इज पार्ट ऑफ यूएसए। राइट। अलास्का विच इज पार्ट ऑफ यूएसए। ओके। नेक्स्ट, एक डिजीज काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिस डिजीज का नाम है डिंगा डिजीज। एक्चुअली ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस इलनेस है क्योंकि अभी तक इसके बारे में पता नहीं चल पाया है कि ये किस वजह से होता है, कहाँ पर ये ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो ये साउथ नहीं, अफ्रीका की एक कंट्री युगांडा, जहां पर ये काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा है और इसे वहां पर कहा जा रहा है किस नाम से? डिंगा डिंगा डिजीज के नाम से। राइट। डिंगा डिंगा का क्या मतलब होता है? डिंगा डिंगा का मतलब ये होता है कि इस डिजीज के होने से बॉडी शेक करने लग रही है, शेकिंग लाइक डांस। राइट। ऐसे शेक कर रही है जैसे कोई डांस कर रहा हो। इस वजह से इसे नाम दिया गया है डिंगा डिंगा डिजीज का। सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन हो रहा है इस डिजीज से? तो विमेन्स और गर्ल्स को ये सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। कुछ कॉमन सिम्टम्स जो नोटिस किए गए हैं, फीवर, फीवर के साथ साथ पूरी बॉडी शेक कर रही है और जिसकी वजह से पैरालिसिस भी हो जा रहा है, ऐसा देखा गया है। ठीक है। अभी तक इसके कॉज के बारे में एज सच कोई भी जानकारी प्रेजेंट नहीं है। कैसे ट्रीट किया जा रहा है? तो ट्रीट अभी फिलहाल के लिए एंटीबायोटिक दे करके इसे ट्रीट किया जा रहा है। जैसे ही कॉज का पता चलेगा तो डेफिनेटली दे विल
search about vaccine as well, है ना? हमें पता है कि अफ्रीका में बहुत सारी डिजीज इस तरीके की फैलती रहती हैं। तो कहाँ पर ये डिजीज फैला है? युगांडा में। यू शुड नो अबाउट युगांडा। यहाँ पे युगांडा की लोकेशन है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में युगांडा कुछ यहाँ पर लोकेटेड है, दिस वन। थोड़ा और क्लोजर मैप, युगांडा यहाँ पे रहा। युगांडा की कैपिटल है कंपाला। बहुत सारी कंट्री से ये बॉर्डर शेयर करता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सूडान, केन्या, तंजानिया, रवांडा। सो आप यहाँ से लोकेशन देख सकते हो। लेक विक्टोरिया से भी इसका बॉर्डर शेयर होता है, राइट? नेक्स्ट, एरोजेल। एरोजेल आखिर होते क्या है? एरोजेल आखिर इसे बनाया किसने है? तो सबसे पहली बात, पुणे के रिसर्चर्स ने इसे डेवलप किया है। एक हाइब्रिड एरोजेल को बनाया है जो कि काफी इजीली एक्सट्रैक्ट करने में मदद करेगा गोल्ड को। कहाँ से? फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से। ये जो ई वेस्ट हम जनरेट करते हैं ना, फोन है, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ही तो है। अगर खराब हो गए तो अब इसको फेंकोगे ही ना। तो वहां से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक टेक्निक को डेवलप किया गया है जिसे नाम दिया है एरोजेल का। ठीक है। एरोजेल क्या है? काफी ज्यादा लाइटेस्ट सॉलिड मटेरियल है, मतलब वेट इसका बहुत ज्यादा कम है। लाइटेस्ट सॉलिड मटेरियल है, ये गोल्ड को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा, राइट? उसी के साथ बना किससे है ये? तो ये पॉलीमर से बनाया गया है। कौन सा पॉलीमर? जिसमें एक जेल होगा, जेल को रिमूव करा जाएगा, मतलब जो जेल होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, जेल होगा लिक्विड फॉर्म में, इसे रिप्लेस किया जाएगा एयर से। इसी वजह से इसे नाम दिया गया है एरोजेल का, और ये काफी ज्यादा लाइट वेटेड होगा और इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाएगा गोल्ड को फ्रॉम दी ई वेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से। ठीक है। इसे और एक नाम से जाना जाता है जो कि सॉलिड एयर। इसके अलावा दूसरा जो नाम है वो है फ्रोजन स्मोक। ये सब एरोजेल के ही दूसरे नाम है, राइट? तो आप ये याद रखना कि पुणे के रिसर्चर्स ने इसे फाइंड आउट किया है। क्या काम है इसका? ये गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम ई वेस्ट। ई वेस्ट काफी ज्यादा हल्का है ये वेट में। और इसका दूसरा जो नाम है वो याद रखना कि सॉलिड एयर और फ्रोजन स्मोक के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, एक फेस्टिवल है रण उत्सव के नाम से। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? नॉर्मल पब्लिक्स को इनवाइट किया है रण उत्सव के लिए, जो कि चलने वाला है टिल मार्च 2025 तक। ठीक है। तो कहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? एक्चुअली ये जो है ना, ये एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है। यहाँ पर हमारे रिच कल्चर को दिखाया जाता है। इसे ऑर्गेनाइज कराने का काम कौन करता है? तो इसे ऑर्गेनाइज कराता है गुजरात। गुजरात टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी इसे होस्ट करने का काम करता है। कहाँ पर इसे होस्ट किया जाता है? तो ग्रेट ग्रेट रन ऑफ कच्छ, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है गुजरात में। हम लोग जानते हैं कच्छ एक डिस्ट्रिक्ट भी है। कच्छ एक डिस्ट्रिक्ट है ना? ये वहीं पर लोकेटेड है गुजरात में, राइट? इसका थोड़ा सा छोटू सा पोर्शन जो है ना वो पाकिस्तान से भी शेयर होता है, क्योंकि पाकिस्तान से गुजरात बॉर्डर शेयर करता है। तो ये जो रन ऑफ कच्छ वाला पोर्शन है ना, इसका स्मॉलर रीजन पंजाब के सिंध प्रोविंस से भी बॉर्डर शेयर करता है। ऑल्सो नदर्न डायरेक्शन में ये थार से बॉर्डर शेयर करता है। थार डेजर्ट, थार गाड़ी की बात नहीं हो रही है, थार डेजर्ट की। सदर्न डायरेक्शन में अगर आप देखो तो कच्छ हिल से ये बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही अरेबियन ओशन से ये बॉर्डर शेयर करता है, अरेबियन सी से, नॉट ओशन। और गल्फ ऑफ कच्छ से भी ये बॉर्डर शेयर करता है, राइट? ओके। अगर आप समर में यहाँ के टेम्परेचर देखोगे ना, तो 44 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पे वैरी करता है। विंटर्स में ये बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता है। फ्लोरा एंड फौना की बात की जाए तो यहाँ पर पाया जाता है इंडियन वाइल्ड एस, जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है। साथ ही इसे हम एक और नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी लोकेटेड है जिसका नाम है वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पूरे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना।
यहाँ पे कौन सी इंडेंजर्ड स्पीशीज पाई जाती है वो भी याद रखना, इंडियन वाइल्ड एस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, आखिर यहाँ पे हुआ क्या है? सबसे पहली बात, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पर आपको मेलेनिस्टिक मेलेनिस्टिक टाइगर्स देखने मिलेंगे। केवल पूरी दुनिया में इकलौता यही एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पर मेलेनिस्टिक टाइगर पाए जाते हैं, जिन्हें हम ब्लैक टाइगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आखिर लोकेटेड कहाँ है? तो ये लोकेटेड है उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसे कब टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था? 1956 में इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में रखा गया था। इसे कब बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया बाय यूनेस्को? तो वो ईयर है 2009 का। हुआ क्या है, यहाँ पे 3 ईयर ओल्ड एक फीमेल टाइगर थी। 3 ईयर ओल्ड फीमेल टाइगर जो कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से कहाँ पहुंच गई? बांदवान बांदवान एरिया में पहुंच गई। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब उड़ीसा से ये कहाँ पहुंच गई? वेस्ट बंगाल में पहुंच गई। तो लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कहाँ पहुंचा वो नहीं जरूरी है। कब इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, इन सब का दर्जा दिया गया वो ईयर आपको याद होने चाहिए। और पूरी दुनिया में केवल और केवल यही एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पे आपको मेलानिस्टिक टाइगर देखने मिलेंगे। ओके, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को कब स्टैब्लिश किया गया? तो ये स्टैब्लिश किया गया 2005 में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये काम करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि 1972 वाला। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। सबसे पहला कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी? वो टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो लोकेटेड है उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल को लेकर के काफी ज्यादा बातचीत चल रही है। क्या हुआ था? ऑपोजिशन पार्टी ऑपोजिशन पार्टी यानी कि इंडिया ब्लॉक के जितने भी एमपीज और एमएलएज थे, इन्होंने राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस रिजोल्यूशन पेश किया है अगेंस्ट रिजोल्यूशन पेश किया है अगेंस्ट राज्यसभा के चेयरमैन, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो राज्यसभा के चेयरमैन कौन है। इनका नाम है जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि राज्यसभा के चेयरमैन के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस रिजोल्यूशन पेश किया गया है बाय राज्यसभा के मेंबर्स। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। आर्टिकल नंबर 63 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में बात करता है, राइट। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किसके थ्रू होता है? तो इनका इलेक्शन किया जाता है बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि नॉर्मल पर्सन इनको वोट नहीं करते हैं। जो एमपीज और एमएलएज होते हैं ना, ये लोग इन्हें वोट करते हैं और इनका इलेक्शन होता है बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सीक्रेट बैलेट का यूज किया जाता है इन्हें यूज करने के लिए। तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके रिमूवल के रिगार्डिंग कोई आर्टिकल मेंशन है? तो आर्टिकल नंबर 67 का क्लॉज नंबर बी ये कहता है कि राज्यसभा में अगर इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ रिजोल्यूशन पास हो गया तो उसे कहाँ पर भेजा जाएगा? उसे भेजा जाएगा लोकसभा में। वहां पर ये पास होना चाहिए सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी से अगर वहां भी पास हो गया तो प्रेसिडेंट इस पे साइन करेंगे और राज्यसभा के चेयरमैन को हटाया जा सकता है। ऐसा आर्टिकल 67 के बी क्लॉज में लिखा हुआ है, राइट। लेकिन आपको 14 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, तब जाकर के ये सारी कार्यवाही की जा सकती है। अगर न्यूज में आया है तो यू शुड नो अबाउट ऑल दी आर्टिकल जो जो इसमें इन्वॉल्व हैं इस आर्टिकल में। साथ ही जगदीप धनखड़ हमारे एट प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट है। इनके पास एक एक्स्ट्रा ऑफिस होता है, ये एज ए राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे भी काम करते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट न्यूज जुड़ा हुआ है एक हैंडीक्राफ्ट से जिसका नाम है कश्मीरी पेपियर मैच। एक्चुअली ये काफी ज्यादा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है। कहाँ का? नाम से ही आपको पता चल रहा है कश्मीरी वर्ड आया है, यानी कि ये कश्मीर वैली का काफी फेमस हैंडीक्राफ्ट है।
इसमें क्या किया गया है, ये जो बर्ड यहाँ पे आपको नजर आ रही है, पेपर का यूज किया जाता है। एक्चुअली पेपर पल्प का यूज किया जाता है, पेपर पल्प का, और कलरफुल इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, बॉक्सेस बनाए जाते हैं, कुछ बर्ड्स के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, वेसेस बनाए जाते हैं, कप्स बनाए जाते हैं, ट्रेज वगैरह बनाया जाता है। अभी हुआ क्या है, इस बर्ड का स्ट्रक्चर बनाया गया, इस बर्ड को हम जानते हैं डोडो के नाम से। करीबन आज से 343 इयर्स पहले ये बर्ड एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब ये बर्ड अब पाई नहीं जाती है। पर इस आर्ट का यूज करके, पेपर पल्प का यूज करके एक कलरफुल सी डोडो को बनाया गया है, इस वजह से ये न्यूज में आया। क्रिसमस का टाइम था तो इस हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट भी किया गया है यूरोपियन नेशंस में, यूरोप में, मॉरिशियस में, इन सब जगह पर इसे एक्सपोर्ट भी किया गया है, राइट। तो आप ये याद रखना कि डोडो जो बर्ड है, ये 343 ईयर पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी है, पर इसको अभी इस हैंडीक्राफ्ट को यूज करके बनाया गया है। हम क्या करते हैं, इस हैंडीक्राफ्ट का यूज डेकोरेशन के लिए करते हैं, इससे जो भी चीजें हम बनाते हैं ना, उसका यूज डेकोरेशन के पर्पज से किया जाता है। किसने शुरुआत की थी, किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो 14th सेंचुरी में एक मुस्लिम सेंट थे जिनका नाम है मीर सैयद अली हमदानी हमदानी। ये बिलोंग करते थे पर्शिया से, राइट। कहाँ से बिलोंग करते थे, पर्शिया से। इन्होंने इस आर्ट को इंट्रोड्यूस किया है हमारे यहाँ। तो कश्मीर में एट प्रेजेंट ये बनाया जाता है। जीआई टैग भी इसे मिला हुआ है। जीआई टैग उन चीजों को दिया जाता है जो कि कल्चरल प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ठीक है। डोडोज कब से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ईयर 1681, तब से ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये मॉरिशियस के नेशनल एम्बल है, यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह है मॉरिशियस का। इस वजह से इसे मॉरिशियस में एक्सपोर्ट किया गया, यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया गया, जैसे कि क्रिसमस का ओकेजन था उसके रिगार्डिंग। ओके, नेक्स्ट एक फेस्टिवल जिसका नाम है केरला का थ्रिसुर पूरम फेस्टिवल। केरला हाई कोर्ट ने एक डायरेक्टिव इशू किया है कि इस फेस्टिवल के टाइम पे क्या होता है ना, कि इस तरीके से हाथियों को बहुत ज्यादा डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है, और काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। तो बोला गया है कि ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाए, बट सेफ्टी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा, लोगों की वेलबींग का ध्यान रखना होगा। लोगों की वेलबींग के साथ साथ जो एलिफेंट्स को यूज किया जा रहा है, उन एलिफेंट्स के भी वेलबींग का ध्यान रखा जाएगा। ओके, ये काफी ज्यादा ग्रैंड फेस्टिवल है। कहाँ पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो थ्रिसुर नाम के डिस्ट्रिक्ट में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि लोकेटेड है केरला स्टेट में। ओके, किसने इनिशिएट किया था इस फेस्टिवल को, तो एक राजा थे जिनका नाम है राजा राम वर्मा। इन्होंने इस फेस्टिवल को स्टार्ट किया था। राजा राम वर्मा को हम बोलते हैं किंग ऑफ कोचीन के नाम से भी, किंग ऑफ कोचीन, या आप महाराजा ऑफ कोचीन कह सकते हो। यहाँ पर मेजेस्टिक एलिफेंट्स को काफी ज्यादा ट्रेडिशनल अटायर में कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया जाता है, जो सबसे ज्यादा सेंट्रल अट्रैक्शन होते हैं। साथ ही यहाँ पर एक ट्रेडिशनल ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक को प्ले किया जाता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को, जिसे हम पंच वाद्यम के नाम से जानते हैं, पंच वाद्यम के नाम से जानते हैं। ये प्ले किया जाता है स्पेशली फॉर दिस फेस्टिवल, ठीक है। तो केरला हाई कोर्ट ने एक डायरेक्टिव इशू किया है, इस वजह से ये न्यूज में आया। तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। थ्रिसुर फेस्टिवल के नाम से आएगा तो आप समझ जाओगे कि ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, यूथ को लैब। ये क्या हुआ है, ऑफिशियली अभी लॉन्च किया गया है यूथ को लैब का 7th एडिशन। किस किस ने मिलकर के इसे लॉन्च किया है, एक्चुअली इसे लॉन्च किया गया है फॉर नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2024-25 के लिए। क्या क्या एम है इसका, इसका यूज किया जाएगा ताकि हम क्या कर सके, यूथ्स को एम्पावर कर सके, और तो और यूथ में इन्वेस्टमेंट कर सके, क्योंकि यूथ ही हमारे आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। इस ऐप को इसीलिए डेवलप किया है, ठीक है। कौन कौन सी
ऑर्गेनाइजेशन शामिल है जिसने मिलकर के इसे इनॉग्रेट किया है। तो एम यानी कि अटल इनोवेशन मिशन, साथ ही में अपना नीति आयोग, यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके साथ एक फाउंडेशन है जिसका नाम है सिटी फाउंडेशन। इन सब ने एक साथ मिल करके इसे डेवलप किया है और ये 7th एडिशन है, इस बार इसे लॉन्च किया जा रहा है। इंडिया में हालांकि ये लॉन्च हो चुका था 2019 में ही, जब एम यानी कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने आपस में कोलैब किया था, राइट। फोकस क्या रखा गया है, यूथ को फोकस रखा गया है। इसमें यूथ पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, राइट। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में जानते हैं। अटल इनोवेशन मिशन जो है इसे नीति आयोग ने सेट किया था। नीति आयोग द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया था। कौन से ईयर में? ईयर है 2016। एम के द्वारा यानी कि अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा 4 मेजर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। एक तो है अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब्स। दूसरा है अटल इंक्यूबेशन इंक्यूबेशन सेंटर। तीसरा है अटल न्यू इंडिया न्यू इंडिया चैलेंज। और चौथा है अटल ग्रैंड ग्रैंड चैलेंज। ये 4 मेजर प्रोग्राम्स हैं जो कि अटल इनोवेशन मिशन द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये किसके लिए लॉन्च किया गया है। ये यूथ्स के लिए लॉन्च किया गया है, सो दैट कि यूथ्स को एम्पावर किया जा सके बाय दिस ऐप। इसे स्टैब्लिश किया गया था अंडर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और कौन अपॉइंटमेंट करता है इनके मेंबर्स का? तो अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय सेक्रेटरी जनरल्स, राइट। यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो सेक्रेटरी जनरल होंगे उन्होंने इनका अपॉइंटमेंट किया होगा। ओके, नेक्स्ट इज बिटुमेन। क्या है आखिर बिटुमेन? इसके बारे में जानू आप। सो बिटुमेन क्या है? अभी हाल ही में क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इनॉग्रेट किया है करीबन 1 किलोमीटर लंबी एक सड़क का, जो कि एशिया का सबसे पहला ऐसा हाईवे होगा जो कि बायो बिटुमेन से बना हुआ है। बायो बिटुमेन से बना हुआ है। सो व्हाट इज बायो बिटुमेन? बायो बिटुमेन पेट्रोलियम फ्री एक ऑल्टरनेटिव है। पेट्रोलियम फ्री एक ऑल्टरनेटिव है जो कि काफी ज्यादा सस्टेनेबल है। यानी कि इससे कार्बन का जो एमिशन है वो काफी लो होगा। इससे हमारी एनवायरनमेंट काफी सेफ रहेगा। हम बिटुमेन को किन किन चीजों से बना सकते हैं? तो इसे बना सकते हैं वेजिटेबल ऑयल से, सिंथेटिक पॉलीमर से, या दोनों से, ठीक है। ये काफी ज्यादा डेंस होता है, हाईली विस्कस होता है। इसका इस्तेमाल करके 1 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का इन्वॉल्वमेंट आया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट किसके पास है? तो आपका आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट आपको पता है कि नितिन नितिन गडकरी जी के पास में है ना। और बिटुमेन रोड कहाँ पर बनाई गई है? इसके लिए आपका क्या आंसर होगा? 1 किलोमीटर लंबी ऐसी सड़क बनाई गई और ये भी एशिया का सबसे पहला ऐसा हाईवे है ना। तो इसको बना करके प्रिपेयर करके तैयार किया गया है। ये किसी भी वेदर कंडीशन में आराम से सस्टेन कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हम लोग नॉर्मल रोड्स देखते हैं ना, वो खराब हो जाता है, पर ये वाली रोड जो है वो काफी लंबे टाइम तक चलने वाला है। मतलब सस्टेनेबल वे में हम इसे यूज कर पाएंगे, ठीक है। अभी इसे ट्रायल बेसिस पे केवल थोड़े दूर के लिए बना करके तैयार किया गया है, पर धीरे धीरे करके इसे पूरे ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड किया जाएगा, है ना। नागपुर महाराष्ट्र में इसे बना करके अभी फिलहाल के लिए प्रिपेयर किया गया है। तो आप लोकेशन याद रखो, नागपुर महाराष्ट्र बना करके इसे वहां पे तैयार किया गया है। नेक्स्ट, एक और नेशनल पार्क जिसका नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क।
सबसे पहली बात इसकी लोकेशन मैं बता दूं, ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। हुआ क्या है, अभी इस नेशनल पार्क के आउटसाइड वाले रीजन में आग लग गई थी काफी ज्यादा, है ना। इस वजह से ये न्यूज में आया था। महाराष्ट्र के भी कौन से वाले रीजन में लोकेटेड है, क्योंकि इसका एक और नाम है। इसे हम जानते हैं बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से भी। बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? थाने डिस्ट्रिक्ट में। किस लिए जाना जाता है? काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, इसलिए जाना जाता है। काफी वास्ट बर्ड लाइफ्स यहाँ पे पाई जाती हैं, बटरफ्लाईज पाई जाती हैं, और टाइगर की भी छोटी मोटी पॉपुलेशन टाइगर की भी यहाँ पे देखी जाती है, थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। इसके सेंटर वाले रीजन में आपको एक केव्स मिलेंगे, जिस केव को हम जानते हैं कन्हेरी केव के नाम से। ये इंपॉर्टेंट है। ये किसी टाइम पे, एंशियंट टाइम पे, बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर रहा करता था। बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर हुआ करता था, जो कि इस जस्ट पार्क के ना, नेशनल पार्क के बिल्कुल सेंटर पे लोकेटेड है, कन्हेरी केव्स। दो आर्टिफिशियल लेक आपको इसके आसपास देखने मिलेगी। एक तो तुलसी लेक, दूसरा विहार लेक। याद रखना, ये दोनों लेक आर्टिफिशियल लेक है, जो कि अराउंड दिस नेशनल पार्क आपको देखने मिलेगा। फौना की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मंगूज मिलते हैं। मंगूज जो कि बिल्कुल मंकी जैसे दिखते हैं। और तो और 4 हॉर्न वाले एंटीलोप मिलेंगे आपको, और सांभर डियर मिलेंगे आपको यहाँ पे। सांभर डियर आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर ये लोकेटेड है, क्योंकि आप हमेशा देखते हो कि मैच द कॉलम में इस तरीके से एक साइड पार्क का नाम दे देता है नेशनल पार्क्स का, दूसरे साइड स्टेट्स का नाम दे देता है, और आपको मैच करना होता है। सो लोकेशन वाइज दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, आईएनएस सर्वेक्षक। हाल ही में इंडिया और मॉरिशियस ने अपनी जॉइंट मीटिंग को कंडक्ट किया है ऑन बोर्ड ऑन दिस आईएनएस, जिसका नाम है सर्वेक्षक। इंडियन नेवी हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है ये। कौन सा सर्वे शिप है? हाइड्रोग्राफिक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है ये। यानी कि इसका क्या काम है? ये सर्वे करने का काम करेगा। कौन से कमांड पे बेस्ड है ये? तो ये बेस्ड है सदर्न नेवल कमांड, कोची। कोची सदर्न नेवल कमांड को ये सौंपा गया है, यानी कि कोची को। ऑल्सो कौन सी क्लास का है ये है दर्शक क्लास की सेकेंड शिप। ठीक है, दर्शक क्लास की ये सेकेंड शिप है। इससे पहले ऑलरेडी श्रीलंका, मॉरिशस, सेचेल्स, तंजानिया, केन्या, इन जगहों पे ये ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे में ये हेल्प करेगा, जिसके थ्रू ये टाइड्स को, करंट्स को, इन सबको मेजर करके फिर उसके बाद सर्वे करने का काम करेगा। तो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया और मॉरिशस ने दोनों ने इस पर ऑनबोर्ड होते हुए जॉइंट मीटिंग को कंडक्ट किया है। राइट, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, जो कि है एक वायरस के बारे में, जिस वायरस का नाम है नोरो वायरस। काफी ज्यादा इंक्रीमेंट इस वायरस में हो रहा है, वो भी कौन से रीजन में? यूएसए में। ठंडियां शुरू हो गई हैं। ये वायरस काफी ज्यादा कॉमन है, हाईली कॉन्टेजियस है। ये इससे क्या क्या चीजें होती हैं? ये स्टमक को अफेक्ट करता है, सबसे पहली बात तो। स्टमक के साथ साथ इंटेस्टाइन को काफी अफेक्ट करता है, जिस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं? गैस्ट्रो एंट्रिटिस। गैस्ट्रो, दिस इज ओ, एंट्रिटिस के नाम से जानते हैं। काफी कॉमन कंडीशन है। एक और नाम है जो कि काफी जनरल है, स्टमक फ्लू के नाम से भी इसे जाना जाता है, और विंटर वॉमिटिंग बग के नाम से भी इसे जाना जाता है। मैं लिख देती हूँ, विंटर वॉमिटिंग वॉमिटिंग बग के नाम से भी इसे जाना जाता है। यूएसए में ये काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। क्लोज कांटेक्ट से भी फैल सकता है। अगर कोई पर्सन जो इससे अफेक्टेड है आपके कांटेक्ट में आता है, तो उससे आपको भी ये हो सकता है। सिम्टम क्या क्या है? सिम्टम है वॉमिट और डायरिया। और डायरिया इस वायरस के सिम्टम्स है। ठंड में अक्सर ऐसी चीजें हो जाती हैं,
बस उसका नाम यहाँ पे आपको जानना है कि नोरो वायरस कहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है वाइड लेवल पे, तो वो है यूएसए। सो दैट इज़ इट। 31st तक का जितना भी करंट था मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। अब फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी हम लोग डेली करंट अलग-अलग जैसे पढ़ते आ रहे थे, एग्ज़ैक्टली उस तरीके से पढ़ेंगे। सो दैट इज़ इट अबाउट टुडेज़ क्लास। वन मोर थिंग, 2024 का कंपाइलेशन बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है, तो डेफ़िनेटली 1-2 दिन का आप मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे न्यूज़ हैं पूरा जनवरी से लेके दिसंबर तक के, तो मैं उन्हें कंपाइल कर रही हूँ। 1-2 दिन में आने वाले टाइम में मैं उसे अपलोड करूँगी। एमसीक्यू के फॉर्म में मैंने उसको रखा है, पूरी न्यूज़ नहीं डिस्कस कर रही, केवल एमसीक्यू बना कर के रखा हुआ है। क्या उसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही फॉर्म होने वाले हैं, तो वैसे ही हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है? सो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी। आने वाली क्लासेस अब धीरे-धीरे जैसे पहले आती थी ना रेगुलरली पर डे डेली करंट अफेयर, वैसे ही अब फिर से अपलोड होना स्टार्ट होगा। सो बने रहें मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।